my dear aspirants and welcome to SSB Crack Exams, India's largest online portal for defense exam. अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, चार्जिंग मेथड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, potential energy, charge distribution, area vector, electric flux, Gauss's theorem and application of Gauss's theorem. Okay, so ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या मतलब होता है। स्टैटिक मतलब ये यहाँ पर जो स्टैटिक होता है दैट मीन्स रुका हुआ, है ना, दैट मीन्स रुका हुआ। अब कुछ रुका हुआ है दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट, है ना। तो जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं, है ना, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, तब जो हम उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों ने घर पर भी देखा होगा, ऐसे आप अपने सिर पे या क्लोथ्स पर एक स्केल को जो है ऐसे रब करते हैं और फिर पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। दैट इज ऑल्सो ए फिनोमिना बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये मतलब ये सब चीजें जो हो रही हैं इन सबको, ये सब स्टैटिक चार्ज की वजह से हो रहा है ना। तो इसीलिए हम इधर जो पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने ये सब कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पढ़ रहे हैं। तो ये चार्ज क्या है। सो चार्ज इज समथिंग possessed by material objects that makes it possible for them exert electrical force in it respond to electrical फोर्स। ओके, यानी कि क्या हो रहा है कि ऐसी चीज जिसकी वजह से मटेरियल जो है एक इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करता है दूसरी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से। अब ये जो चार्ज होते हैं दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स अभी हम जानेंगे। देखो क्या है कि पहले ये दोनों तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, है ना। क्या हो रहा है इनके बीच में, अट्रैक्शन हो रहा है। ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है। लेकिन वहीं अगर ये सेम चार्ज होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर रिपल्शन की, है ना। एक जैसे हैं तो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और अलग अलग हैं तो कैसा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना। सो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जब दो डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा और जब सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा। ठीक है, अब ये जो चार्जिंग होता है हम तीन मेथड से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना। ऐसे इस तरीके से घिसते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, फ्रॉम वन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। सम इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टू द अदर ऑब्जेक्ट व्हाइल रबिंग लाइक हेयर एंड बैलून, है ना। या फिर जैसे आप कोम्ब करते हैं कभी कभी तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और आपको एकदम से किटिक किटिक आवाज जो सुनाई देती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, है ना। सो ये जो चार्ज आया यहाँ पर ये कैसा आएगा, चार्ज ऑन हेयर आएगा पॉजिटिव और चार्ज ऑन कॉम्ब आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि इधर से हेयर से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हुए, कोम्ब में, और कोम्ब में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, इसलिए जब आप ऐसे यू करके रखते हैं तो ऐसे बाल उड़ते हुए से जो नजर आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। कभी कभी कोम्ब करते हुए आपने ऑब्जर्व करा होगा। नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना। अब इधर क्या होगा, एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या हो जाएगा, आपका चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाली मैंने जो है नेगेटिवली चार्ज कर रखी है तो मैंने इसको जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से टच कराया तो इसमें भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दैट मीन्स ये जो हमने करा यहाँ पर ट्रांसफर दैट इज बिकॉज ऑफ द टचिंग दिस ऑब्जेक्ट, है ना। इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि आपने देखिए दो स्फीयर लिए, है ना, उनको टच करके रख रखा है
और आपने एक नेगेटिवली चार्ज कोई चीज इसके पास लाए, टच नहीं करा आपने, पास लाए इसके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये ऐसे यहाँ पर देख रहे हो, ये ऐसे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस तरफ पॉजिटिव आ गया, इस तरफ नेगेटिव आ गया। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। अब ये सेपरेट हो गए तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमने कैसे करा, इंडक्शन से इधर चार्जिंग करी। कैसे, हम लोग जो है एक ऑब्जेक्ट लाए जिसको हमने चार्ज कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है, ये जैसे नेगेटिव चार्ज वाला लाए, तो इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके सरफेस के पास, और दूसरी तरफ क्या पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज पहुंच गया। फिर हमने जैसे ये होगा, हमने इन दोनों बॉल्स को अलग कर दिया, तो हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज आ गई और ये नेगेटिवली चार्ज बॉल आ गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही चीज दिखा रहे हैं कि आपने ऐसे फ्रिक्शन से क्या करा, चार्ज करा, दो चीजों को रब करते हैं, सो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और वहीं अगर हम देखते हैं कंडक्शन वाला, तो उसमें क्या होता है कि आपने जो एक न्यूट्रल है और एक चार्ज रॉड को उससे टच करवा दिया, तो उसमें क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग उसके पास लाए लेकिन टच नहीं कराया, और ये इधर अगर हम पॉजिटिव वाला पास लाएंगे तो इधर नेगेटिव बन गया चार्ज, और फिर हमने इन दोनों बॉल्स को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चार्ज की चार्ज हो गई। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन जब भी मतलब आता है तो मतलब हम इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि भाई ये इतने इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करती है, और चार्ज का मतलब कि भाई चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इतना चार्ज होता है। सो इसी के मल्टीप्लीकेशन में ही आपके पास चार्ज एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यही चीज क्या है, हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू Ne। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर दोनों पर सेम चार्ज होता है, सिर्फ ये माइनस और प्लस की चीज आ जाती है ना। सो चार्ज ये जो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है ना, इतनी कूलम जो है हमारे पास E की वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ द कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, है ना, कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें क्या बताती है कि दो चार्जेस के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच में हम ये जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अब ये फोर्स कितनी होगी वो इस चार्ज पर डिपेंड करेगी, है ना, दोनों चार्ज पर, और कितनी दूराई पर है ये चार्ज इस बात पर डिपेंड करेगी, और किस मीडियम में है ना, इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितनी फोर्स इन चार्जेस के बीच में लगेगी। तो कूलम ने उसका फॉर्मूला हमको दिया था, that is the force on the object 1 because of the 2 or the force on charge 2 because of 1 will be equals to k q1 q2 upon r square। q1 क्या है, मैग्नीट्यूड है पहले चार्ज का, q2 क्या है, मैग्नीट्यूड है दूसरे चार्ज का, r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये k क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो k होता है यहाँ पर इसके किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये हम एप्सिलॉन नॉट करके लिख रहे हैं तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वहीं अगर हम k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो है परमिटिविटी तीन तरीके की होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मतलब क्या चीज है हमारे पास कि ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये फोर्स जो है मीडियम पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम और एयर। तो वहां पर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो ये होती है, ये एप्सिलॉन नॉट हमें ये चीज बताती है कि भाई ये कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पास होने देगा। वो हम आगे गॉसेस लॉ वगैरह में जब हम देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगी ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में है क्या, है ना। बट फिलहाल इसे अभी आप एप्सिलॉन नॉट समझ लीजिए, ठीक है।
तो ये जो है हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब हम ये जो हमने इधर कूलाम्ब जो है हमारे पास चार्ज की जो हमारे पास यूनिट है उसको हम इसी कूलम्स लॉ से डिफाइन करते हैं, है ना। तो अगर हम चार्जेस की वैल्यू Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम रख दें और उनके बीच का डिस्टेंस ये कितना रख दे रहे हैं, 1 मीटर रखते हैं, यानी कि ये दोनों चार्ज कितने के हैं, 1 कूलम के हैं, है ना। और इनके बीच में कितना डिस्टेंस लिया है हमने, 1 मीटर लिया है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, है ना। तो मतलब 1 कूलम कितना चार्ज हुआ, इट इज दैट चार्ज which when placed at 1 meter from an equal and similar charge in vacuum repels it with a force of this much। अगर हम यहाँ पर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज की जगह हम लिख देते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, देन इट विल बी अट्रैक्टिंग विद ए फोर्स ऑफ दिस मच, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि 1 कूलम हम कितना कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पर क्या है, हम लोग एक चार्ज पर अब बहुत सारी फोर्सेस लगते हैं और फोर्सेस क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकाल लेंगे। यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ज पर देखना चाह रहे हैं कि किसी और चार्ज की वजह से, यानी कि Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, तो हम उन सारी फोर्सेस का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, हम वेक्टर सम कर देंगे और उससे हमारे पास टोटल फोर्स निकल कर आ जाएगी। सो दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास ये जो टोटल फोर्स आ जाएगी उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है जैसे ये 3 चार्ज लिए हैं और अगर हम इधर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, है ना, देखो Q2 Q3 और Q4 की वजह से Q1 पर, तो Q4 कैसे फोर्स लगाएगी, इस पर ऐसे लगा रही है, दिखा रही है ना ये वाली, और Q3 इस पर कैसे फोर्स लगाएगी, यहाँ पर दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, Q2 इस वाले डायरेक्शन में लगाएगी, है ना। तो इन दोनों की वजह से जो हमने रिजल्टेंट निकाला वो कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम तो वो कुछ इधर आया, तो जो नेट फोर्स आ जाएगी वो इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगी, है ना। सो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं कि भाई किस पर कितनी फोर्स लग रही है और कितनी आएगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ओनली। ओके, तो यानी हम वेक्टर सम कर रहे हैं, यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, उसको समेशन कर रहे हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द यूनिट वेक्टर, दैट मींस द डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से जो हमें आसपास जिस एरिया में ये चीज फील होती है कि भाई यहाँ पर कुछ फोर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई ये इसकी फील्ड है ना, इस चार्ज की फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। की पर यूनिट चार्ज हमें कितनी फोर्स फील होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। सो दिस इज गिवन बाय F/Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो ये क्या यूनिट बन जाती है, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, है ना। ये कैसा है, आइसोलेटेड है ना, ऐसे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए 2 वर्ड्स होंगी, है ना, ऐसे इस तरीके से 2 वर्ड्स आएंगी। वहीं अगर हमारे पास ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव से निकलेगी और कहाँ जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। इस तरीके से हमें फील्ड का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये आपने मैग्नेटिज्म में भी देखा होगा, नॉर्थ साउथ पोल कैसे निकलती है, तो सेम वेव में यहाँ पर जो है प्लस और माइनस चार्ज का रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इनको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसकी प्रॉपर्टीज है दैट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एंड दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। यानी ये जो हमारे पास ये सरफेस है यहाँ पर, है ना, इसके परपेंडिकुलर होंगी हमेशा। आप देखेंगे तो ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी अगर हमारे पास चार्ज कम होगा तो फील्ड लाइन भी कम होंगी, चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और बढ़ेगा चार्ज तो और फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। सो दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
The start point of the field lines is the positive charge and the end at the negative charge, यानी positive charge से शुरू होंगी और कहाँ खत्म होंगी, negative charge पे. For the field lines to either start or end at infinity, a single charge must be used. अगर आप infinity तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसा चार्ज यूज करना होगा, सिंगल चार्ज. ओके, आइसोलेटेड सिंगल चार्ज, चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें. ठीक है, तो ये चीज ये दिखा रही है कि अगर हम एक ही पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या है, दो डायरेक्शन दिखा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, so two field lines will never intersect each other. Now the electric dipole. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब हमारे पास दो चार्ज हों, है ना, दो चार्ज हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर उनके साइन अलग हो, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. अगर ये Q है तो ये भी Q है ना, अगर ये 2Q है तो ये भी 2Q है ना. दो चार्ज हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और ये हमारे पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और ये किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हो थोड़े से, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसने क्या फॉर्म कर लिया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस form an electric dipole. The distance between the charges is called the dipole length. और इन दोनों चार्जेस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डाइपोल लेंथ. और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट इज मेजर्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. अब ये जो डाइपोल हमारे पास फॉर्म हुआ है इसकी स्ट्रेंथ हम किससे मेजर करते हैं, डाइपोल मूवमेंट से. और डाइपोल मूवमेंट क्या है हमारे पास, Q इंटू 2L, यानी कि किसी भी चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए क्योंकि दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस से, वही क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ ली जाती है. सो दिस इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L. हमने ये डिस्टेंस 2L क्यों लिया, L क्यों नहीं लिया या D क्यों नहीं लिया, ये हम आगे देखेंगे क्योंकि इससे हमारे पास कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, सिर्फ इसलिए हमने ले लिया. तो कुछ बुक्स में आपको 2A भी मिल सकता है, सो इट डजंट मीन्स, बस ये हमारे पास 2 फैक्टर इधर हम लेकर चलते हैं सो दैट आवर कैलकुलेशंस बिकम इजियर, है ना. और ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है ना उसके ऑपोजिट. फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं, और ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसका कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर. क्यों, क्योंकि भाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सो कूलाम इनटू मीटर्स. कूलाम मीटर इसकी क्या बन गई, यूनिट बन गई. ओके, और ये जो लाइन ज्वाइन करती है Q चार्ज और माइनस Q चार्ज को, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, है ना, इसी को हम डाइपोल एक्सिस बोलते हैं. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हम किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो कितनी होगी वो चीज हम देखेंगे. तो यहाँ पर हम केवल दो केसेस पढ़ेंगे, वन एट एक्सियल पॉइंट एंड वन एट इक्वेटोरियल पॉइंट. यानी कि इस तरीके से हमारे पास ये अगर प्लस Q चार्ज है और ये हमारे पास माइनस Q चार्ज है, तो एक तो इसी वाली एक्सिस पर कहीं पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देख लो चाहे यहाँ पर देख लो, है ना. और दूसरे केस में हम इक्वेटोरियल यानी कि इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है उस वाली लाइन पर हम कहीं पर भी अगर देखना चाहते हैं कि कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियल लाइन पर कितनी आती है. ठीक, तो एक्सियल लाइन की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं. ये हमारे पास क्या है, ए और बी जो यहाँ पर है, दे आर हैविंग माइनस Q एंड प्लस Q चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2D. ठीक है, अब हम किसी पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से. तो अगर आप माइनस Q चार्ज की वजह से देखेंगे तो ये हमारे पास कैसी आ जाएगी, अट्रैक्शन वाली आ जाएगी, है ना. और अगर हम प्लस Q चार्ज की वजह से देखेंगे तो रिपल्शन वाली आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये E1 और E2 आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना. अब ये इन दोनों चार्ज के बीच में डिफरेंस अलग है और डिस्टेंस अलग है इसका P पॉइंट से, इसीलिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट जीरो नहीं कर देंगे कि इधर एक इधर है एक उधर है, क्योंकि डिस्टेंस अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी. सो E1 हम लोग ले रहे हैं 1/4πε0 Q इन अपॉन, वेट अ मिनट, देखो अब हमने देखो ऊपर जो पहले जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, कूलम्ब्स लॉ से पढ़ा था हमने, दैट
एफ क्या होता है हमारे पास 1/4πε0 एंड Q1 Q2/r², ठीक है। और हमने ई क्या पढ़ा था, F/Q पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब Q हटा देंगे तो एक एक Q हमारा यहाँ से गायब हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r-d², है ना। और ये कौन से डायरेक्शन में है, बीपी डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो सिमिलर वे में हम E2 भी लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा r+d, यानी कि ये r, और r क्या चीज है, डिस्टेंस, इस डायपोल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है। हमने 2d देखो मैंने बताया था ना इजी कैलकुलेशन के लिए, तो ये r-d बन जाएगा। अगर हम इसे मान लीजिए d ले लेते तो क्या बन जाता है, ये r-d/2 बन जाता है ना। तो उससे हमारे पास एक यहाँ पर डिनोमिनेटर आता, फिर इधर लेते, फिर ऊपर की तरफ जाता, तो हमने क्या ले लिया, इसे 2d ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास केवल d बचता है, ठीक है। सो एक हमारे पास r-d डिस्टेंस हो जाता है, एक हमारे पास r+d डिस्टेंस हो जाता है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, सो इन दोनों का जो है जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब E1 हमारे पास इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, अब आपको एक को क्या कर देना, यानी कि नेगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब हमने कैलकुलेशंस करी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आ जाएगा फॉर्मूला। ओके, कैलकुलेशंस आप करके देखिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा, दैट इज r² - d² का होल स्क्वायर, है ना। अब अगर हम ये क्या कह रहे हैं कि P पॉइंट जो है बहुत ज्यादा दूरी पर है ना, ऐसे दूरी पर है कि D जो है आपका बहुत कम है एज कंपेयर टू दी R, मतलब कि ये बहुत ज्यादा दूराई पर है, तो ये जो है D डिस्टेंस हमारे पास बहुत कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस R इज मच मच ग्रेटर देन D। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि r² - d² लगभग किसके बराबर आ जाएगा, r² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो r² का स्क्वायर कर देंगे तो r⁴, और ऊपर भी हमारे पास r है तो वो कैंसिल होके यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, r³ बचा। तो आपने यहाँ पर देखा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई किसके प्रोपोर्शनल आई, 1/r³ के प्रोपोर्शनल आई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पर, किस पर बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे, है ना, यानी कि इस तरीके से इधर ये पॉइंट है हमारे पास, इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। ऐसे परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास हो रही है उस पॉइंट पर हम किसी पर देखेंगे तो दैट इज एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज ऑफ दिस प्लस चार्ज ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिपल्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से आएगी। और -q चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगा। कैसे, देखो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो एक हमारे पास ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। सिमिलर वे में इसके भी दो आ जाएंगे कंपोनेंट्स। तो ये cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है हमारे पास यहाँ पर रहा, और ये sin थीटा वाले कंपोनेंट्स ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ये दोनों cos थीटा कंपोनेंट क्या कर देंगे, ऐड कर जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखेंगे, हमने ये 2a ले लिया डिस्टेंस, तो ये वाला हमारा a हो गया, ये a हो गया, और सेंटर से हमने कितना डिस्टेंस पर लिया है, r डिस्टेंस पर लिया है, ये है ना, r डिस्टेंस पर लिया। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी आएगी, 2e cos थीटा। तो हमें मेन चीज क्या निकालनी है, cos थीटा निकालनी है। तो थीटा हमारे पास ये यहाँ पर गिवन है, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो हमें बस वही वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास निकाल लेंगे हम। ई की वैल्यू क्या आ जाती है, Q/4πε0 r² + a²। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस इतना ही रहेगा। ये आप निकालेंगे तो ये हाइपोटेनियस, ये यहाँ पर दिस वन, क्योंकि हमारे पास ये r है ये a है, तो ये कितनी हो जाएगी, √r² + a²। सिमिलर वे में यहाँ पर भी क्या डिस्टेंस हो जाएगा, √r² + a², है ना। और जब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हमारा चला जाता है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी दिस मच, ठीक है। अब उसके बाद ये cos थीटा कंपोनेंट आ गया, तो cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो वो चीज अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, सॉरी इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें सब्सटीट्यूट करके जब वैल्यू निकालेंगे सो इट विल कम आउट टू बी
दिस मच। लेकिन जब हम लोग क्या कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दूराई पर है, सच दैट ए इज लेस देन आर या आर इज ग्रेटर देन ए, तब हमारे पास जो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी दिस मच। ओके, ये तो वैसे जनरल फॉर्मूला आ जाएगा कैलकुलेशन करके। और जब आप डायपोल जो है शॉर्ट डायपोल के लिए कंसीडर करेंगे, सो देन ऑल्सो यू विल फाइंड दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ओके, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द पावर 3। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग दैट यू विल नोटिस हियर कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है फॉर द शॉर्ट डायपोल आई एम टॉकिंग, है ना, शॉर्ट डायपोल आप देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर आया है हमारे पास यहाँ पर P/4πε0 r क्यूब, है ना, कितना है P/4πε0 r क्यूब। वहीं अगर हम एक्सियल पॉइंट पर देखते हैं तो कितना आया है 2P/4πε0 r क्यूब, यानी आपने देखा दिस इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। सो दैट मीन्स हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्सियल पॉइंट पर आएगा दैट ई एक्सियल दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। बट ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द शॉर्ट डायपोल, है ना, शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे हैं हम, है ना, बहुत ही छोटा है वो और डिस्टेंस उसका ये कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो उस केस में हमारे पास ये चीज आ जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जब टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क मतलब कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखेंगे तो ये हमारे पास डायपोल है, इधर प्लस चार्ज आ गया हमने रखा है, इधर माइनस चार्ज रखा है। तो प्लस चार्ज क्या करेगा, इसी के फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा और माइनस चार्ज जो है इसके ऑपोजिट जाएगा। सो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स बन गया, है ना, जो एक कपल बन जाएगा और ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी, है ना। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 2L sin थीटा। ये जो हमारे पास इस तरीके से आप निकालेंगे सो दैट विल बी 2L sin थीटा आ जाएगा। सो टॉर्क क्या हो जाएगा QE इंटू 2L sin थीटा। सो दैट मीन्स ये हम जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी P क्रॉस E। तो आप बस ये ध्यान रखिए टॉर्क जो है हमारा किसके बराबर आ जाएगा, P क्रॉस E के बराबर आ जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं PE साइन थीटा, है ना, PE साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और थीटा क्या होता है, एंगल होता है डायपोल मूवमेंट, है ना, डायपोल मूवमेंट और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। ये थीटा क्या है, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल हमने सपोज करिए थीटा ले रखा है, तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारी टॉर्क की मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 1 होती है, और किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर होती है ना। सो दैट मीन्स जब ये परपेंडिकुलर होंगे हमारे पास तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वहीं अगर ये पैरेलल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टाउ हमारा क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी तब हमारे पास कोई टॉर्क नहीं लग पाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में जब हम 180 पर देखेंगे तब भी साइन 180 हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो आपने सपोज करिए कि इस ओरिएंटेशन में रखा है और आपने इसको मूव करा और दूसरी ओरिएंटेशन करी तो उसका एंगल बदल गया। सो दैट मीन्स हमने इनिशियल जो है अगर मान लीजिए θ0 एंगल लिया और θ1 एंगल पर हमने कर दिया, तो इसको करने में जितना हमने वर्क डन करा है दैट विल बी स्टोर्ड एज दी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग वही वर्क डन निकाल लेते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, इंटीग्रेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है दैट विल बी PE cos θ0 माइनस cos θ1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब अगर हम ये यहाँ पर जो है cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है जीरो ले लेते हैं, यानी कि हमने इस तरीके से अगर पैरेलल है और उसको चेंज करा है पर्टिकुलर एंगल पर, तब कितनी हो जाएगी, तब हमारे पास हो जाएगी W इज इक्वल्स टू PE cos थीटा, है ना। तब हमारे पास cos थीटा आ जाएगी क्योंकि हमने क्या लिया, इनिशियल वाला जो एंगल लिया है वो 0 डिग्री लिया है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, लीनियर,
सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपने लाइन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, सरफेस यानी कि सरफेस हो गया, वॉल्यूम यानी पूरी 3D की बात कर रहे हैं हम लोग। सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, सिग्मा इज एरिया चार्ज डेंसिटी एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, this is linear, charge per unit area, this is surface, okay, and charge per unit volume, this is the volume charge density. ठीक है। Now let us know one term, that is the area vector, which will be very useful when you will study the Gauss's law. Okay, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा हमारा वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एरिया वेक्टर क्या है कि भाई एरिया तो हमारे पास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर हम उसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, है ना, सो इट इज एन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन एंड हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से नॉर्मल अगर आप निकालेंगे, किसी सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसके जो नॉर्मल निकालेंगे आप, वो क्या बताएगी हमको, एरिया वेक्टर बताएगी। लेकिन अगर ओपन सरफेस है तो उसमें तो दो पॉसिबल डायरेक्शन है ना, परपेंडिकुलर के। लेकिन अगर क्लोज्ड वाला जब होगा हमारे पास सरफेस, तो उसमें हम कैसा ले लेंगे, आउटवर्ड ड्रॉन वाला लेंगे। कैसा लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, है ना। सो बेसिकली जो हम बात करेंगे केवल और केवल इसी की बात करेंगे जब हम आउटवर्ड ड्रॉन लेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे और आउटवर्ड ड्रॉन लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन सरफेस नॉर्मली इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी अगर आप देखो यहाँ पर, ये हमारे पास ये येलो कलर में जो है यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, है ना। तो ये जो नंबर बता रहे हैं हम कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इस एरिया पे से, कैसे, नॉर्मली, है ना, इस नॉर्मली की बात हो रही है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो यहाँ पर नॉर्मली पास नहीं हो रही है, ये तो सर्टेन एंगल पर है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये एंगल है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा, इसके वो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग केवल कॉस वाले कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे दे रहे हैं, ई ए कॉस थीटा से। किससे देंगे, ई ए कॉस थीटा से देंगे। ठीक है, सो हम लोग केवल वही कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं विच आर गोइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, जो केवल परपेंडिकुलर जाएंगे उसी के बात हम करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। सो इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था कि क्या चीज है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी क्या थी, न्यूटन पर कूलाम थी और एरिया की मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाती है। इसकी एक और यूनिट होती है दैट वी कॉल एज दी वोल्ट मीटर, है ना, ये भी इसकी एक यूनिट होती है। ओके, नाउ द गॉसेस थ्योरम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गॉसेस थ्योरम। तो ये हमसे क्या कहती है, that it tells you the total electric flux linked with a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the सरफेस। मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी हम कैसी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो कितना है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो ये हमारा एप्सिलॉन उस मीडियम का बन जाएगा, है ना। सो ये हमको क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पर, है ना, और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, फ्लक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, यानी हमें फ्लक्स पता होना चाहिए। तो फ्लक्स कैसे हम निकालेंगे, फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं कि एक सरफेस एरिया हम ले लेते हैं, है ना, जिसमें ये चार्ज एनक्लोज्ड है। तो ये जो सरफेस से निकलेंगी हमारे पास फील्ड लाइंस, है ना, तो उसका फ्लक्स हम कैसे निकाल लेंगे, द चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो मतलब वो जितना भी चार्ज एनक्लोज कर रखा है उस सरफेस ने, उसमें से कितना निकलेगा फ्लक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अगर मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास क्यूब है सरफेस, और इसमें देखिए हमारे पास एक अंदर है चार्ज +5q और एक -2q है ना, और ये जो 10q चार्ज है ये बाहर है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल +5q और -2q है ना। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ गया, प्लस का 3q है ना। तो यानी कितना चार्ज एनक्लोज है, 3q चार्ज एनक्लोज है, और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये फ्लक्स के बराबर आ गया है ना। 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास फ्लक्स के बराबर आ गया। सो इससे हम लोग गॉसेस थ्योरम से क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो इधर चार्ज कितना है एनक्लोज हमारा, 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू दी फ्लक्स, और ये किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए, मतलब ये क्लोज्ड इंटीग्रल, ये जो सिंबल है दिस इज फॉर दी क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी हम पूरे सरफेस पर देख रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फॉर दी एरिया। ओके, सो इसीलिए हमने पूरे सरफेस पर क्या करा है, इसका इंटीग्रेशन, विच इज वी कॉल एज दी फ्लक्स। तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो इसकी जो 3 मेन एप्लीकेशंस हैं हम लोग केवल वही डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो पहली एप्लीकेशन होगी जब आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ओके, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सिमिलर वे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज शीट, इनफाइनाइटली चार्ज है मतलब इनफाइनाइट शीट है ये। और तीसरा हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, है ना। ये शेल जो है हमारे पास, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर। तो आप ये सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से वायर है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। ठीक है, हमने कैसा चार्ज कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इसके लिए जो हमारे पास सरफेस आएगा विच विल बी सिमेट्रिकल, दैट विल बी ए सिलेंडर, है ना। तो हमने इसको सिलेंडर ऐसे बना दिया। अब इस वाले सिलेंडर पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हमने लिया है, सिलेंडर को L लेंथ का लिया है ना, कितना लिया है, L लेंथ का ले लिया है यहाँ पर। और ये जो है हमारा सेंटर से कितना डिस्टेंस है, इसका R डिस्टेंस है ना। कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पे, यानी रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज R। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 सरफेस आएंगे, एक तो ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट आएगा, एक ये नीचे का सर्कुलर पार्ट आएगा, और एक ये ऐसे कर्व्ड सरफेस आएगा, है ना। ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे कर्व्ड सरफेस आएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों एरिया पर हम निकालेंगे कि एरिया वेक्टर कैसा आ रहा है डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो ऊपर वाला है सरफेस, इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की बात हम कर रहे हैं तो वो हर जगह कैसे हैं, इस तरीके से हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज लिया है हमने तो इस तरीके से है, नेगेटिव लेंगे तो अपोजिट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, पर हमने पॉजिटिव लिया बट आएगा सेम रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना एंगल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर में 90 डिग्री बन जाएगा, और cos 90 क्या होगा, 0 होगा। सिमिलर वे में ये जो नीचे वाला सर्कुलर एरिया है यहाँ पर भी हमारे पास एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पर भी cos कितना हो जाएगा, cos आपका 90 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। सो दैट मीन्स केवल और केवल कर्व सरफेस की वजह से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का भी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, cos 0 बन जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1, है ना। और अगर हम लेते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हम ले लेते हैं अगर, है ना, Q चार्ज है और पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं, उसको हम किसके बराबर ले रहे हैं, लैम्डा के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, सो नाउ द चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एल, है ना। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा एल के बराबर आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर ये एल लेंथ ले रहे हैं तो ये लैम्डा एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो चार्ज एनक्लोज हमारा लैम्डा एल हो गया डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इन दोनों सरफेसेस को क्यों नहीं काउंट करा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फाई होता है हमारा वैसे किसके बराबर होता है, ई ए के बराबर, है ना। तो ई डॉट ए कॉस फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस,
तो हमारे पास केवल और केवल इस सरफेस की वजह से आएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πrl, है ना, इतना ही तो होगा। सो E इंटू 2πrl जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स आ गया, और ये जो है हमारे पास आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे अगर हम E निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज इधर पहुंच गई, तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ना, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर बचा। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज गिविंग यू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इस तरीके से हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली फॉर द इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। ठीक, सिमिलर वे में अगर हम ऐसे ही इनफाइनाइटली चार्ज शीट ले रहे हैं ना, ये ब्लू कलर की जो है दैट इज द इनफाइनाइटली चार्ज शीट, और इसकी वजह से अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स, तो किस तरीके से निकालेंगे, हमने सिलेंड्रिकल लिया है ना, ये हमारा गॉसियन सरफेस है जो येलो कलर में है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस शीट से जो है परपेंडिकुलर लाइंस इस तरीके से निकलेंगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो सर्कुलर वाला सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर्स कैसे होंगे, ऐसे आउटवर्ड ड्रॉन, तो केवल और केवल इन दोनों की वजह से ही आपके पास आएगा। ये जो कर्व सरफेस है इस पर कैसा हो जाएगा, वेक्टर इस तरीके से परपेंडिकुलर आएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दीज टू सर्कुलर एरियाज इट विल बी देयर, so that means E dot A will be equals to Q enclosed divided by epsilon naught। अब यहाँ पर जो है हम क्या ले रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया ले रहे हैं, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज दी सिग्मा। तो वो हमने क्या ले लिया है, तो जो चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए है हमारा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है इस सिलेंडर के, है ना। सो दिस विल बी योर चार्ज एनक्लोज पर एरिया। सो यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज आ गया सिग्मा आ गया हमारे पास, है ना, पर यूनिट एरिया का ए आ जाएगा नीचे, और ये यहाँ पर हमारे पास इसकी वजह से ये जो ई डॉट ए फ्लक्स का आया है वो चीज आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमारे साथ क्या हुआ कि देखो फ्लक्स की हमारे पास ये इक्वेशन है ना, ये गॉसेस लॉ से हमारे पास ये इक्वेशन है। तो दैट मीन्स दिस Q enclosed will be equals to sigma A upon epsilon naught। ठीक है, अब ये चीज आ गई, एंड दिस इज इक्वल्स टू E A, ये किसकी वजह से, इस वाले सरफेस की वजह से, है ना, तो ये हमारा हो गया, और प्लस दूसरे वाली सरफेस की वजह से E A दूसरे सर्कुलर, तो ये कितना हो जाएगा 2EA। सो 2EA बराबर हो गया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास E क्या आ जाएगा, E आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसलिए हमारे पास अब जो यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आ गया दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दैट मीन्स हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। सो दैट मीन्स अगर हमने मान लीजिए 2 ऐसे शीट्स ली हैं, है ना, इनफाइनाइट शीट्स ली हैं, और उसके बीच में और ये बाहर इस तरीके से 3 पॉइंट लिए हैं और इन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर ये ऑपोजिटली चार्ज है तो ये यहाँ पर जो सेंटर में आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, सेंटर नहीं आप इधर ले लो क्योंकि ये तो आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स इन दोनों शीट्स के बीच में जो आएगा दैट विल बी बोथ, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज है तो दोनों के लिए इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा वो, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बीच में। वहीं अगर हम ये बाहर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक नेगेटिव के लिए जो है आपका अट्रैक्शन में आएगा और पॉजिटिव के लिए रिपल्शन में चला जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आर पर तो डिपेंड कर ही नहीं रही है कि कितने डिस्टेंस पर है, केवल और केवल चार्ज पर यूनिट एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलर वे में अगर आपने सेम शीट ली है, सेम चार्ज की ली है, तो यहाँ बाहर जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और अंदर जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ इट्स थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। हमारे पास ऐसे एक शेल है, उसको हमने चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, पहले एक आउटसाइड निकालेंगे, एक सरफेस पे निकालेंगे, फिर हम इनसाइड भी निकालेंगे। तो फिलहाल हम 2 देखते हैं। पहले तो आउटसाइड वाला पॉइंट देखते हैं हम कि हमारे पास ये ऐसे शेल है और हमने एक पॉइंट लिया है P जो कि आउटसाइड है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, है ना,
हमने यहाँ पर चार्ज दे रखा है Q, और ये हमने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस है इस तरीके से डाल दिया है। तो दैट मीन्स अब कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा यहाँ पर हमारे पास, Q चार्ज एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, तो Q चार्ज जब एनक्लोज कर रखा है हमने, तो कितना जो है हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये फ्लक्स किसके बराबर है, EA के बराबर है, और A क्या है यहाँ पर, इस स्फेयर का क्या कितना एरिया है ना, लेकिन हम लोग P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, और कौन सा आर आएगा, इस वाले रेडियस को कंसीडर करके, सो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम इसके सरफेस की बात कर रहे हैं ना, सरफेस ऑफ द शेल पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, कैपिटल आर, बस वो वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास वो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन अगर हम इनसाइड द शेल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज किस पर रिसाइड करेगा, सरफेस पर रिसाइड करेगा। सो दैट मीन्स यहाँ इनसाइड आप कोई भी ऐसे सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, तो क्या होगा, चार्ज एनक्लोज गॉसियन सरफेस में 0 हुआ। सो दैट मीन्स जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी। सो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है कि अगर आप किसी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को बचाना चाहते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, एक हॉलो शेल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर रख देते हैं, सो दैट इट विल बी नॉट हार्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन, बिकॉज इनसाइड कैसी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर 0 हो जाती है। सो वी कैन कंक्लूड दिस फ्रॉम द गॉसेस लॉ। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो भी जो है हमारी सेम ऐप से एनरोल हो सकते हैं, और यहाँ पर लाइव क्लासेस ली जाती हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड वॉरियर10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाए। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।